बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अंसारी लॉ चैम्बर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम असर अंसारी एडवोकेट। और आपसे मुल्तमिस हूं कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इससे आपको लेटेस्ट नॉलेज और मुझे आपकी इससे रहनुमाई हासिल हो सके। पिछली मैंने वीडियो में जो बात डिस्कस की थी वो ये था कि फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक जो है वो जनरल एक बात थी कि वरासत कितनी किस्म की होती हैं, कौन हकदार हैं कौन नहीं है। इसके हवाले से ही आज मेरी दूसरी वीडियो जो है मैं वो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। वो इस तरह से है कि इसके शेरर हैं और रेजिड्यूरी है और डिस्टेंट कैंडर है। ये तीन हिस्सेदार हैं जो इस्लाम ने मुहम्मदन लॉ में एक्सप्लेन किए हैं। तो इसके बारे में बताने से पहले एक हमारे अमूमी जो मसला पूरे बर्रे सगीर में पाक व हिंद में चलता है कि अगर एक वालिद जो है वो अपने बेटों के साथ कोई कारोबार कर रहा है और सपोज़ कपड़े का वो कारोबार कर रहा है, तो इस अरसे के दौरान अगर वालिद की वफ़ात हो जाती है तो अक्सर सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग अपने वालिद के साथ काम करते हैं वो समझते हैं कि ये सारा काम जो है ना वो हमने किया है और ये इन सब कारोबार के हम हिस्सेदार हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। वो जो है अपने वालिद के साथ जो उसके बच्चे या बेटे काम करते हैं वो बतौर एजेंट के होंगे और उसके वालिद की सारी प्रॉपर्टी है बतौर विरासत होगी। अगर उन बच्चों ने अपने वालिद के साथ कोई एग्रीमेंट किया है हिस्से का कि मैं इतने % का मालिक हूँ, मैं इतने % का मालिक हूँ, तब तो उनकी बात ये है ना ये मानी जा सकती है कि वो उसमें हिस्सेदार है। अगर वो उन्होंने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो फिर वो अपने वालिद की वरासत के उतने ही हिस्सेदार हैं जितने के दूसरे जो उनके साथ कारोबार नहीं करते। तो एक बात ये भी है कि अगर फ़र्ज़ किया वालिद वफ़ात पा गया है तो बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं अपने वालिद की जगह पे, वालिद मौजूद नहीं है तो वो जो काम कर रहे हैं वो दरहकीकत वरासत जो वालिद की तरफ से आती थी उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। जब भी वो अपने आप में वो वालिद के मामलात को डिस्कस करेंगे तो वो विरासत उसी तरह तकसीम होगी जैसे वालिद की वफ़ात के बाद होगी, अनटिल के वो अपना अलग-अलग ना हो जाए। फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक जो शेरर हैं वो 12 हैं और इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो रेजिड्यूरी है, तीसरी कैटेगरी है डिस्टेंट कैंडर। अब आप इसमें सोचेंगे कि ये शेरर क्या है, रेजिड्यूरी क्या है। ये उर्दू ज़बान की एक ख़ासियत है कि इसमें जो लफ्ज़ अंग्रेज़ी का, जर्मन का, फ़ारसी का, पंजाबी का, हिंदी का आएगा वो इसी का हिस्सा बन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम रेलवे स्टेशन का तर्जुमा नहीं कर सकते, लेटर बॉक्स का हम तर्जुमा नहीं कर सकते, फ़ोटो स्टेट का हम तर्जुमा नहीं कर सकते। तो इसी तरह मैंने इसको इसी लिहाज से ताकि आपको समझने में आसानी हो मैंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो इंग्लिश में है, जैसे शेयर और शेर से शेरर निकला है। अब मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो मेरी आज वीडियो है इसमें मैं क्योंकि ये 3 हिस्से हैं वरासत के हिस्सेदारों में, शेरर है, रेजिड्यूरी है और डिस्टेंट कैंडर है। तो अब मैं जो शेरर के बारे में बता रहा हूँ आज इस पूरी वीडियो में सिर्फ शेरर के बारे ही में मैं बात करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा खुश्क टॉपिक है और कोशिश करूँगा कि इसको जो है ना आपको अच्छी तरह जो है इसके बारे में इल्म हो सके। कहते हैं कि फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अगर एक शख्स फौत हो जाता है तो उसके अगर ये 12 हिस्सेदार हैं तो उनके दरमियान वो विरासत जो वो छोड़कर गया है किस तरह तकसीम होगी। अब सपोज़ हम इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले नंबर आता है फादर का, वालिद का। अगर मैयत का वालिद है तो उसको अपने बेटे की जायदाद से 1/6 मिलेगा। और अगर फ़र्ज़ किया कि उसका कोई नहीं वालिद है, इसके अलावा कोई ना उसकी
बेटी है मरने वाले की, ना बीवी है, ना उसका कोई और वाली वारिस है, सिर्फ बाप ही है, तो फिर वो बतौर रेजिड्यूरी जाके वो सारी की सारी प्रॉपर्टी का उसका वालिद ही मालिक होगा। अब नंबर 2 पे जो है शेयरर वो है ट्रू ग्रैंड फादर। ट्रू ग्रैंड फादर की एक टर्म्स है कि जो हकीकी दादा है। हकीकी दादा से मुराद ये है कि जो पैटर्नल साइड पे जो जद्दी लोग मेल साइड से यानी मर्द की तरफ से जो रिश्तेदार बनते हैं उसको ट्रू ग्रैंड फादर कहते हैं, वो ट्रू ग्रैंड फादर की कैटेगरी में आएंगे। और जो लोग वालिद के अलहदा वालदा की तरफ से उसमें कोई रिश्तेदार आते हैं तो उसको फाल्स ग्रैंड फादर कहते हैं। शेयरर में अब दूसरे नंबर पर आता है ट्रू ग्रैंड फादर। ये 1/6 लेगा मैयत के हिस्से में से, विरासत में से, अगर मैयत का वालिद मौजूद नहीं है तो फिर इसको मिलेगा, वरना इसको नहीं मिलेगा। अगर कोई भी नहीं है सिवाय ग्रैंड फादर के तो फिर ये रेजिड्यूरी सारा आगे जाके वसूल कर लेगा। अब नंबर आ गया 3। नंबर 3 पे है हस्बैंड। इसमें ज़ाहिर है इसका मकसद ये है कि बीवी फौत हो गई है, तो हस्बैंड जो है वो 1/4 हिस्सा लेगा बीवी की विरासत में से। और जब बच्चे वगैरह होंगे, बच्चे होगी, बेटा होगा, बेटी होगी, और इस सूरत में वो 1/4 लेगा। अगर बच्चे नहीं है उसके तो फिर खामन जो है 1/2 हिस्सा लेगा उसकी जायदाद में से। इसी तरह वाइफ आ गई, वाइफ को 1/8 हिस्सा मिलेगा अपने खामद की जायदाद में से। और अगर एक से ज़ायद बीवियां हैं तो उनको 1/8 में से सबको मिलेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि हर बीवी को लहदा 1 का 8वां हिस्सा ही उनमें तकसीम होगा। तो अगर बच्चे मौजूद हैं तो तब 1/8 होगा। अगर बच्चे मौजूद नहीं हैं तो फिर बीवी को 1/4 मिलेगा, यानी 1/4 1/4 हिस्सा टोटल जायदाद का बीवी ले जाएगी। अब वालदा है, मरने वाले की मदर जो है, उसको 1/6 मिलेगा जैसे वालिद को मिला है। तो जब बच्चे हैं तो 1/6 मिलेगा। जब 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, भाई हैं, सिस्टर हैं, तो फिर भी इसको इतना ही मिलेगा। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर माँ को 1/3 मिलेगा, बाकी जो है वो दूसरे लोगों को चला जाएगा। अब ट्रू ग्रैंड मदर आ गया। इसका सिलसिला भी ऐसे ही है जैसे ट्रू ग्रैंड फादर के साथ है। ट्रू ग्रैंड मदर एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि जो मर्द साइड से जो रिश्ते आएंगे वो ट्रू ग्रैंड मदर होगी, ट्रू ग्रैंड फादर होगा। तो अगर उसमें जाके कहीं मिक्स होगा माँ की तरफ के रिश्ते तो फिर उसको फाल्स ट्रू ग्रैंड मदर, फाल्स ट्रू ग्रैंड फादर उसको कहेंगे। इसमें भी यही है कि अगर उनके दूसरे मेंबर, उसका वालिद नहीं है, वालदा नहीं है बच्चों की, तो फिर ये ट्रू ग्रैंड मदर को मिलेगा हिस्सा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसके बाद आ गया डाटर, मरने वाले की डाटर। मरने वाले की बेटी को अगर वो सिंगल है तो 1/2 मिलेगा। अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर उनको 2/3 हिस्सा मिलेगा। अगर फर्ज किया, इसमें बेटे का जिक्र नहीं किया गया शेयरर में, लेकिन इसको 7 नंबर पे जो डाटर आती है, अगर तो बेटियां हैं, एक सिंगल है तो 1/2 मिल जाएगा। अगर 1 या 2 या 3 है तो फिर 2/3 में इनको हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर इनका भाई आ गया है तो फिर बतौर रेजिड्यूरी जो दूसरा सेक्शन है जिसमें दूसरे लोग मौजूद हैं, तो उसमें फिर भाई और बहनें जो हैं वो सारा हिस्सा ले जाएगी। माँ ले जाएगी, भाई ले जाएगा, बहन ले जाएगा, बकाया जितने लोग हैं वो फिर इसमें रह जाएंगे। लेकिन शेयर के मुताबिक वालिद को मिल जाएगा, वालदा को मिल जाएगा, बहन भाइयों को मिल जाएगा। नंबर 8 पे है सन्स डाटर, यानी मरने वाले के अगर बेटों
کی بیٹیاں ہیں تو ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اگر ایک ہے تو 1/2 مل جائے گا، اگر 1 یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 ہو جائیں گے، لیکن اگر ان میں کوئی بیٹا بھی آ جاتا ہے تو پھر ایز اے ریزیڈیوری وہ لے جائے گا اس میں۔ پھر اگر ان میں بیٹوں کی بیٹیاں جو آتی ہیں ان میں اگر کوئی بیٹا بھی آتا ہے تو پھر وہ لے جائے گا۔ اس کے بعد آ گیا نمبر 8 کا ہی ایک حصہ ہے سنز ڈاٹر۔ اس کا پروسیجر بھی وہی ہے کہ جب 1/2 ملے گا ایک کو، اگر 1 یا 2 ہیں تو 2/3 ملے گا، اور جب کوئی بچے نہیں ہیں اور کوئی بیٹی نہیں ہے تو پھر ان کو وہ ایز اے ریزیڈیوری جو ہے نا، وہ جس طرح کے اوپر والے حصے میں بھائی کو اور بہنوں کو مل گیا تو پھر ان کو بھی وہ مل جائے گا۔ اب نمبر آ گیا جناب سنز ڈاٹر، یعنی سنز بیٹے کے بیٹے کی بیٹیوں کو، تو اس کا پروسیجر بھی وہی ہے جیسے وہ پہلے بتایا کہ اگر بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹی ہے تو 1/2 آ جائے گا، اگر 1 یا 2 3 بیٹیاں تو 2/3 آ جائے گا، اگر اس میں ان کے بیٹے شامل ہوتے ہیں تو پھر اس میں وہ بیٹا شامل ہو کے وہ ساری جائیداد لے جائیں گے۔ اب نمبر 9 آ گیا یوٹرن بردر اور سسٹرز۔ اس میں میت جو ہے وہ مرنے والے کے یوٹرن سے مراد یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جو ماں کی طرف سے ہیں وہ ان کو کیا ملے گا۔ 1/6 ملے گا اگر بہن بھائی ہیں تو 1/6 مل جائے گا ان کو، ایک اگر ہے تو، اگر 1 سے زیادہ ہے تو 1/3 مل جائے گا۔ جب کوئی بچے وغیرہ نہیں ہیں تو تب ان کو یہ ملے گا، ادروائز یہ ان کا یہی شیئر ہوگا 1/6 اور 1/3۔ اب نمبر آ گیا 11 فل سسٹر۔ فل سسٹر سے مراد یہ ہے کہ جو باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی اس کے ریئل بیٹی ہو بہن ہو تو اس کو 1/2 ملے گا، اگر 1 ہے، اگر 2 ہیں تو 2/3 ملے گا۔ یہ کس صورت میں ملے گا؟ جب کوئی بچے وغیرہ نہیں ہوں گے۔ اگر بچے وغیرہ ہیں ود دا فل بردر تو پھر اس کو ایز اے ریزیڈیوری جس طرح بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، بیٹا بیٹے اور اس میں اسی طرح پھر اس میں بھی۔ اب اس کے بعد آ گیا جو نمبر 12 لاسٹ ہے کنسینجوئن سسٹر، یعنی باپ کی طرف سے جو بہنیں ہیں، بہنیں بنتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے ایک ہے، والدہ 2 علیحدہ تو اس کے بارے میں بھی یہی پروسیجر ہے، اور جب 2 بچے ہوں گے تو یہ اسی طرح اگر اس میں بھائی شامل ہو گئے ہیں تو بطور ریزیڈیوری ان کو سب کو مل جائے گا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شیرر کا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ النساء میں بھی آیا ہے، لیکن اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ اچھی طرح آپ دوستوں کو بتا دیں، پھر بھی انسان جو ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کو نئی ویڈیو جو ہے وہ مل سکے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔